नमस्कार, न्यूज के सबसे धाकड़ शो देश की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलता है और ऐसी रिसर्च के साथ खुलता है कि आपको न्यूज का मास्टर बनाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी खबरों का अध्याय खोलने जा रहा हूं। भाई, ट्रंप की डील तो कबाड़ हो गई। उधर पीएम मोदी ने चीन वाला खेल करके कौन सी मेगा डील सेट कर दी है, आज उसके बारे में बताऊंगा। ईरान, इजराइल, अमेरिका, चीन, भाई कट्टर दुश्मनों के सामने पीएम मोदी क्या कर रहे हैं जो कोई ना कर सका, आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सरकार गिराने वाला हथियार निपट गया बॉस। मोदी ने कौन सी फंडिंग रोक दी कि हंगामा मचा हुआ है विदेश तक में, आज आपको दिखाऊंगा। बिहार में नया बवाल, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर से लेकर अनिरुद्धाचार्य की एंट्री से क्या गजब हुआ है। एफआईआर दर्ज, पुलिस वालों पर एक्शन, लेकिन भरत तिवारी केस पर महापंचायत में क्या फैसला हुआ, आज आपको दिखाऊंगा। उधर उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच प्रभु श्री राम पर ऐसा कौन सा भयानक बयान आया है कि बवाल कट गया है, आज इसका अध्याय भी होगा। 2 बार पहले भी मंगेतर को मारने की कोशिश हुई थी। पुणे मर्डर केस में शॉकिंग खुलासा और शॉकिंग तस्वीरें आज आपको दिखाऊंगा। 17 करोड़ का महल और चार्टर्ड प्लेन, कातिल सिया के लिए केतन ने जो किया, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। कहीं ट्रेन में चाकू मार दे रहा है कोई, कहीं शराब पिलाकर 8 लोगों का कत्ल कर दिया। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि विश्वास उठ जाएगा रिश्तों पर से, आप डर जाएंगे। इसके अलावा वो 65 हीरे जिन्हें मोदी ने दुनिया को दिखाया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, आज उनसे मिलवाऊंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा ऐसा क्यों बॉस। मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक से ऊपर बहुत छोटी सी पीली, ऑरेंज या ग्रीन लाइट दिखती है। ऐसा क्यों बॉस? क्या आपका फोन कोई हैक कर रहा है? इसका मैसेज क्या है, आज ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर का क्यूआर मोड ऑन करेंगे। क्यूआर मोड मतलब क्विक रिकैप। पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ी बात कह दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यह नागरिकता का सबूत ही नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वैसे तो पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन नागरिकता का निर्धारण संबंधित कानूनों और वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाएगा। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पासपोर्ट जारी करने के पहले इतनी जांच होती है, उसके बाद नेशनैलिटी के आगे लिखा जाता है इंडियन, भारतीय, तो फिर उस जांच का मतलब क्या जब ये भारतीयों का भारतीय होने का प्रमाण पत्र ही नहीं है। कोलकाता में एक गोदाम शेड गिरने से बड़ा हादसा। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोग मलबे में दबे थे जिन्हें बाहर निकाला गया। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यह गोदाम कोलकाता के तारातला इलाके में बन रहा था। दोपहर के वक्त अचानक गोदाम की छत पर एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसमें वहां लगे मजदूर दब गए। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए ने नोटिस जारी कर बिल्डिंग मालिकों से 15 दिन में जवाब मांगा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इमारत को गिराया जाएगा। 8 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विवादित वीडियो ने सीएम मान की मुसीबत और बढ़ा दी है। आरोप लग रहे हैं कि विवादित वीडियो की फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसी मामले में हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बेअदबी से जुड़े इस विवाद में अंकित और अरुण महेंद्रू नाम के 2 लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाई थी। मुंबई में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री से सड़क और रेलवे ट्रैक डूब गए हैं। किंग्स सर्कल और अंधेरी अंडरपास में पूरी तरह पानी भर गया। निचले इलाकों में पानी भरने से नवी मुंबई और ठाणे बेलापुर रोड पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। उधर अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद डराने वाली तस्वीरें सामने आई। केई पैन्योर में हाईवे पर बना पुल और कई घर तेज धार में बह गए। गुवाहाटी में एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फ्लाईओवर को ही सेलिब्रेशन पॉइंट बना दिया। बीच सड़क पर रेड कारपेट बिछा दिया, केक कटवा दिया, जमकर आतिशबाजी की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बिजनेसमैन गौतम बरुआ और उनकी पत्नी समेत 14 लोगों को कस्टडी में लिया है। 4 गाड़ियां भी जब्त कर ली। मेसी के बाद अब रोनाल्डो ने भी वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना दिया। रोनाल्डो लगातार 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। इस मामले में रोनाल्डो ने मेसी को भी पीछे छोड़ दिया। रोनाल्डो ने यह रिकॉर्ड उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया। इस मैच में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। तो यह हो गया दिन भर का क्विक रिकैप और अब पाठशाला का पहला अध्याय। ट्रंप की डील कबाड़ हो गई,
इधर पीएम मोदी ने चीन वाला खेल करके मेगा डील सेट कर दी है क्या? ईरान, इजराइल, अमेरिका, चीन, कट्टर दुश्मनों के सामने पीएम मोदी क्या कर रहे हैं जो कोई ना कर सका? सरकार गिराने वाला हथियार निपट गया। मोदी ने कौन सी फंडिंग रोक दी भाई कि विदेश तक में हंगामा मच गया? सबसे पहले इस सब का अध्याय। इस वक्त दुनिया बात कर रही है ट्रंप की डील की, अमेरिका ईरान की बातचीत की, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स की असली हलचल अगर कहीं मची हुई है तो वो है भारत। भाई ट्रंप की डील तो कबाड़ होती दिख रही है। ईरान कुछ और कह रहा है, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। दुनिया ये तमाशा देख रही है कि ये सब चल क्या रहा है। खुद अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप की नेगोशिएशन की पावर छीन ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल मैसेज कौन सा दे रहे हैं। वहां से ट्रंप से ईरान नहीं संभल रहा, यहां नरेंद्र मोदी ने चीन अमेरिका, दोनों की बनती थोड़ी है, ईरान इजराइल, इन दोनों की भी नहीं बनती। आपस में ये सारे कट्टर दुश्मन हैं और इन सबको भारत ने एक जगह इकट्ठा कर रखा है। और सिर्फ इकट्ठा नहीं किया है बॉस, इनसे डील पे डील हो रही है। यानी नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा नैरेटिव भारत चेंज कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने भारत की डिप्लोमेसी को फिर उसी ट्रैक पर दौड़ा दिया है जिस ट्रैक पर युद्ध से पहले भारत चल रहा था। आप देखिए कि उस ब्रिक्स के देश भी यहां भारत में हैं, जिस ब्रिक्स के नाम से ट्रंप चिढ़ जाते थे। लेकिन मोदी चीन से क्या डील कर रहे हैं कि वहां अमेरिका जो डील करने के लिए आया हुआ है यहां पर, उसके पसीने छूट रहे हैं। ईरान इजराइल से क्या डील कर रहे हैं? ट्रंप की डील कहां फंस गई है? खुद अमेरिका की संसद में ट्रंप की कैसे छीछा लेदर हो गई है। इतनी छीछा लेदर कि ट्रंप तमतमाए हुए हैं। आज आपको यह सब देखना चाहिए। साथ ही नरेंद्र मोदी एक तरफ भारत के लिए ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहे हैं, भारत की ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी उस इकोसिस्टम पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं जो इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने वो पाकिस्तान के तरफ जाने वाला भारत वाला पानी रोक दिया था और पाकिस्तान आज भी छटपटा रहा है, वैसे ही ये जो इकोसिस्टम है उसकी तरफ जो पैसा बहता था बॉस, नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला लिया कि वो पैसा बहना रुक गया। इकोसिस्टम की कमर टूट जाएगी इस फैसले से। और इसीलिए भारत से लेकर विदेश तक में वो कौन सा फैसला है मोदी का जिस पर बवाल मचा हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस सब का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Without having a contract, we don't have a contract. You have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. देखिए, अभी कुछ महीने पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर बड़ी बड़ी धमकियां देते थे। ट्रंप ब्रिक्स का नाम लेकर धमकाते थे कि ये करो या ये ना करो। लेकिन आज की डेट में ट्रंप की ऐसी हालत हो रखी है कि ट्रंप का कोई लोड नहीं ले रहा, और कम से कम भारत तो नहीं ले रहा। यहां जिसको नैरेटिव बनाना है कि मोदी सरेंडर कर दिए, मोदी डर गए, उनके बोलने से और जो हो रहा है उसको देखने से बहुत फर्क दिखता है बॉस। क्योंकि नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी ट्रंप का और अमेरिका का लोड लेते नहीं दिखते। और आप देखिए कि पहले ट्रंप को सामने बैठाकर मुंह पे सुनाया था, अब ब्रिक्स देशों की मीटिंग से तगड़ा मैसेज दिया। भारत में ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग चल रही थी, पीएम मोदी इस मीटिंग में पहुंच गए, वहां ग्रुप फोटो खिंचवाई। देखिए बॉस, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। इस फोटो का मतलब है 1-to-1 मुलाकात हुई है चीन के साथ। और इस मीटिंग को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया उसने ट्रंप के लोगों में हड़कंप मचा दिया। वो लोग जो यहां भारत से अमेरिका और भारत का जो समझौता होना है, जो डील होनी है, उसके लिए आए हुए हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका को मैसेज दे दिया बॉस कि बदलते वैश्विक हालात में ब्रिक्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर आज जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित समावेशी दुनिया के निर्माण में योगदान देने का प्रयास करेंगे। यानी पीएम मोदी ने एक ही मीटिंग से दो काम निपटाए। एक तो ब्रिक्स की भूमिका को अहम बताकर ट्रंप को मैसेज दे दिया
कि तुमको जितना पैर पटकना है पटको, हम ब्रिक्स से पीछे नहीं हट रहे। और दूसरा, ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद का मुद्दा उठाकर चीन को भी इशारों में संदेश दे दिया कि पाकिस्तान के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस था और वो जारी रहेगा। इसके अलावा ट्रंप और अमेरिका के लिए बड़ा मैसेज यह भी है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक में अलग से चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 1-to-1 मुलाकात की है बॉस। इस मुलाकात की जो डिटेल आई है, देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इसका मतलब है अमेरिका के कान खड़े हो जाएंगे वहां से जो खबरें आ रही हैं इस मुलाकात से। चीन के विदेश मंत्री की तरफ से बताया गया कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने शी जिनपिंग तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा हालात में यह जरूरी है कि दोनों देश अपनी पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाएं, दोनों देश हाई लेवल बातचीत और सहयोग को जारी रखें, ग्लोबल साउथ के हितों को सुरक्षित करें। भारत चीन के साथ मिलकर ब्रिक्स के सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। यानी चीन के साथ पीएम मोदी की जो बात हुई और जिस तरह से पीएम मोदी ने ब्रिक्स के बारे में बात की, उससे ट्रंप और अमेरिका को आग लगनी तय है, क्योंकि ट्रंप तो ब्रिक्स के बिल्कुल खिलाफ। ट्रंप और या कहिए अमेरिका और चीन की बनती नहीं। ट्रंप अभी चीन गए थे, वहां अपनी बेइज्जती करा के लौटे थे। उसके बावजूद जिस समय अमेरिका का एक दल यहां डील करने के लिए बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी अगर ब्रिक्स का सम्मेलन कर रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, वो बेसिकली उस डील करने आए अमेरिकी लोगों को भी एक मैसेज है कि या तो कायदे से भारत से डील करो, नहीं तो हमारा तो मामला सेट है, हमको फर्क नहीं पड़ता। नेगोशिएटिंग पावर जो भारत की है अमेरिका के साथ, उसको और मजबूत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी इस एक एक तस्वीर से। ऐसे ही जाके फोटो नहीं खिंचाए हैं, ऐसे ही जाके विदेश मंत्री चीन के जो हैं उनसे नहीं मिलनी है। यह सब भारत का कद, भारत का स्टैंड और अमेरिका के लिए मैसेज सब है। और वो तब है जब ट्रंप ब्रिक्स को कोसते रहे हैं हमेशा से। सुनिए ट्रंप क्या कहते थे। I told anybody wants to be in BRICS, that's fine, but we're going to put tariffs on your nation. Everybody dropped out. They're all dropping out of BRICS. BRICS was an attack on the dollar. And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the US. तो यहां कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रंप से घबराते हैं। अगर ट्रंप से घबराते, अमेरिका से घबराते, तो अमेरिका से डील करने के वक्त यहां ब्रिक्स की मीटिंग करते, वहां जाके फोटो खिंचवा रहे होते। देखिए ट्रंप के नखरे अब कोई बर्दाश्त ना करने वाला। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब सिर्फ वो नहीं होगा जो अमेरिका चाहता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलेगी कि सब कुछ ट्रंप की मर्जी से होगा या फिर अमेरिका जो तय करेगा वो दुनिया सुनेगी, और कम से कम भारत तो नहीं सुनेगा बॉस। नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की मीटिंग और चीन के साथ अलग से मीटिंग करके यह क्लियर मैसेज दे दिया है। और आप देखिए कि इस मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने भी चीन के नेताओं की शुभकामनाएं पीएम मोदी को दी। कहा कि भारत और चीन दोनों बड़े और विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के अहम मेंबर हैं। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एकजुटता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चीन ब्रिक्स की अध्यक्षता के रोल में भारत की जिम्मेदारियों को पूरा करने का समर्थन जारी रखेगा। ब्रिक्स की ठोस प्रगति को बढ़ावा देने में भारत के साथ मिलकर काम करेगा। चीन भारत के साथ भरोसा बढ़ाने, संदेह को दूर करने, आपसी फायदे को बढ़ाने, संबंधों को सुधारने, मिलकर आगे बढ़ने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को तेजी से बढ़ाने के लिए हाथ मिला लें, यह होना चाहिए। बॉस, आप आज की डेट में भारत की ताकत देख रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ डील चल रही है, अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, अमेरिका के लोग बैठे हैं यहां भारत के साथ डील करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करने में, मक्खन लगाने में जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और चीन कह रहा है कि भाई मैं भी तो साथ चलना चाहता हूं, आओ ना हम लोग मिलकर चलते हैं। रशिया दोस्त है ये। तो जो लोग नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को फेल बताते नहीं थकते, उन्हें थोड़ा बैठना चाहिए, थोड़ा पानी वानी पीना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि मोदी से नफरत अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर देश का रुतबा बढ़ता है, देश का कद बढ़ता है, तो मानो ना यार उसमें क्या जा रहा है। चीन की तरफ से जारी इस बयान से साफ है कि चीन भारत के साथ टकराव नहीं बल्कि मिलकर काम करने पर जोर दे रहा है। और सिर्फ चीन की बात नहीं है, अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान से भी पीएम मोदी की बात हुई है। ब्रिक्स की मीटिंग में अलग से पीएम मोदी ने ईरान के डेलीगेशन के टॉप अधिकारी से बात की।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी हैं डॉक्टर गदीर निजामीपुर। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान के तेल पर अमेरिका ने छूट दी। अब माना यह जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में ईरान का तेल आने से भारत को फायदा हो सकता है। इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पीएम मोदी को ईरान आने का भी न्योता दिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम विदाई कार्यक्रम में आने का औपचारिक न्योता भेजा। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि यहां तो पीएम मोदी के खिलाफ यह एजेंडा चलाया जा रहा था कि उन्होंने इजरायल से दोस्ती के चक्कर में ईरान से रिश्ते बिगाड़ लिए। ईरान तो भारत से दूर चला गया, यही सुने थे ना आप। तो दूर चला गया तो यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? इधर पीएम मोदी ईरान के शीर्ष अधिकारियों से मिल रहे हैं, उधर पीएम मोदी इजरायल से भी अपने रिश्तों को और मजबूती दे रहे हैं। बॉस, अगर आप एक चीज को देखेंगे, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में एक सबसे कमाल की बात, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि भाई ये आदमी जबरदस्ती कोई एक साइड लेकर युद्ध में नहीं कूदता है। ये भारत की उन्होंने पहचान बना दी है कि अमेरिका से डील कर रहे हैं, चीन से भी बातचीत चल रही है, ईरान से अगर हमको जो करना है, दोस्ती करनी है, तेल खरीदना जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन इजरायल से भी बातचीत चल रही है। ईरान और इजरायल कट्टर दुश्मन है, मुंह नहीं देखना चाहते एक दूसरे का, लेकिन भारत दोनों के साथ डील कर रहा है। आप देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इजरायल के रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल से मिले हैं। कब? जब ईरान के लोगों से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। एक ही दिन, एक ही जगह, दिल्ली में सब हो रहा है। इसमें भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में यह चर्चा हुई कि कैसे भारत और इजरायल मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कैसे ज्वाइंट प्रोडक्शन पर और काम हो सकता है। यह सोमवार को मुलाकात हुई। तो आप सोचिए किस तरह से जो रिश्ते बैलेंस करके चलना होता है वो आज की डेट में भारत कर पा रहा है। डिफेंस में तो भारत का जलवा पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि इस मामले में भारत की ताकत आप देखिए कि जिन गल्फ कंट्रीज को ईरान वॉर में अमेरिका नहीं बचा पाया था, अमेरिका जिन्हें डिफेंस की गारंटी देता रह गया था, और उधर ईरान ने धुआं धुआं कर दिया था उन गल्फ के देशों का, वो गल्फ कंट्रीज भी अब भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखती है। और आज ही यह खबर आई कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए यूएई भारत से बातचीत कर रहा है। ब्रह्मोस और आकाश तीर सिस्टम यूएई भारत से खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस रूस और भारत के ज्वाइंट वेंचर से बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि आकाश तीर भारत का फुल्ली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर सिस्टम ने ही ऑपरेशन सिंदूर में कमाल किया था। पाकिस्तान के एयरबेस ब्रह्मोस ने फोड़कर रख दिए थे। तो जो गल्फ कंट्रीज एक वक्त में अमेरिका से डील किए बैठी थी, उन्हें समझ में आ गया कि जब ईरान ने फोड़ना शुरू किया तो अमेरिका बचा नहीं पाया। पाकिस्तान में आज भी ब्रह्मोस के नाम से जो डर है वो इन गल्फ कंट्रीज ने भी देखा, तो वो भारत से कह रहे हैं कि भाई तुम ही हमको ब्रह्मोस दे दो, हम जो है उसी से बच पाएंगे। डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने कैसे पिछले 10-12 साल में कमाल का काम किया है, आपको आंकड़े दिखाऊंगा। आपको भारतीय के तौर पे गर्व होगा। आप देखिए क्या स्थिति बनी है। यह आपको आंकड़ा बताता हूं, और यह बड़ी कमाल की बात आपको बता रहा हूं। इसको ध्यान रखिएगा कि जो स्थिति नजर आ रही है उसको अगर आप देखें, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस का अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे, वो भारत में, भाई भारत वो देश है जो सिर्फ खरीदने में लगा रहता था एक जमाने में। 2013-14 अगर आप देखेंगे डिफेंस प्रोडक्शन भारत का कितना था, 43,746 करोड़ था सीआर। 2025-26 में बॉस, जो देश सिर्फ हथियार खरीदता था, आज की डेट में वो हथियार बेचकर 1,78,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। यह है नया इंडिया बॉस। ये जो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यूएई ले रहा है, नहीं, दुनिया खरीद रही है भारत से। डिफेंस एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे 2013-14 में डिफेंस का जो एक्सपोर्ट भारत करता था 2013-14 में वो कितना था, वो हुआ करता था 686 करोड़ बॉस, 686 करोड़ मात्र। आज की डेट में आप देखेंगे 2025-26 में वो 38,424 करोड़ रुपए चला गया है। ये इस वक्त आज की डेट में भारत की हालत है। तो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ चुका है भारत का, वो 1,78,000 करोड़ के पार चला गया, और डिफेंस एक्सपोर्ट भी भारत ने बढ़ाया है। तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा तो भारत ने एक्सपोर्ट भी बढ़ाया, और अपने यहां तो चीजें जो हैं सो है।
भारत की यह ताकत दुनिया देख रही है। दुनिया यह भी देख रही है कि जिस दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को उथल पुथल करके रख दिया, कूटनीति में अमेरिका के भरोसे को हिलाकर रख दिया, उस दौर में आज दुनिया भारत की तरफ एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। क्योंकि दुनिया को एक भरोसेमंद और उभरता हुआ पार्टनर चाहिए। इस रोल में चीन भी आ सकता है, लेकिन चीन के साथ भी भरोसे की ही दिक्कत है। चीन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप की सनक दुनिया देख ही चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार ग्लोबल मंच पर भारत को एक ऐसे प्लेयर के तौर पर स्थापित कर रहे हैं जो जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहा है और जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप देखिए, इसी भरोसे की वजह से इसी साल नरेंद्र मोदी कैसे बड़े बड़े काम निपटा चुके। अभी तो 6 ही महीना बीता है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत के चक्कर लगा रहे हैं। विश्वास है तभी ना साल की शुरुआत में ही यूरोपियन यूनियन के लीडर्स का बड़ा दल भारत आया था। इसके अलावा वेनेजुएला, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, साउथ कोरिया, वियतनाम, यूएई के नेता भारत के चक्कर लगा चुके हैं। यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स का एपिसेंटर भारत बना हुआ है। नरेंद्र मोदी का ग्लोबल मैसेज क्लियर है बॉस। अब हर चीज किसी एक के हिसाब से नहीं चलेगी, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। भारत आंख दिखाकर पॉलिटिक्स करने में विश्वास नहीं करता, लेकिन आंख झुकाकर पॉलिटिक्स करने में भी विश्वास नहीं करता आज की डेट में। मनमानी तो ट्रंप ने भी बहुत की थी, नतीजा सबके सामने है ना। ट्रंप ने जो छीछालेदर ईरान युद्ध से शुरू हुई थी उनकी, वो छीछालेदर अब तक चल रही है। अब तो खुद अमेरिका में ट्रंप को कहा जा रहा है कि बस बहुत हो गया तमाशा तुम्हारा। आप देखिए कि अमेरिकी संसद में ट्रंप की मनमानी सैन्य नीति की धज्जियां उड़ गई। ट्रंप जब चाहते हैं कि किसी पर भी बम गिराने लगते हैं, अमेरिकी संसद से ट्रंप को सीधा मैसेज चला गया है कि अब यह सब नहीं चलेगा तुम्हारा तमाशा। ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी संसद ने पास कर दिया। इस प्रस्ताव में बड़ी बात यह है कि ट्रंप की अपनी ही पार्टी के कई सांसदों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। ट्रंप के ही लोगों ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ वोट कर दिया बॉस। अमेरिकी सेनेट यानी वहां की संसद के ऊपरी सदन में ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध को रोकने के लिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास हुआ और इस प्रस्ताव का मकसद यह है कि मनमाने तरीके से युद्ध रोकने के करने की ट्रंप की शक्तियां जो है ना, उन पर लगाम लगा दी गई है। और आप देखिए, प्रस्ताव के पक्ष में अमेरिकी सीनेट में 50 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 48 वोट पड़े, यानी सिर्फ 2 वोट से फैसला पलट गया। ट्रंप के 4 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया कि हां युद्ध रोको, ये सब बंद करो। जहां 2 वोट का फासला था, वहां 4 अपने ही सांसदों ने ट्रंप को गच्चा दे दिया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग उनकी हरकतों की वजह से उन्हें छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। उधर ईरान वॉर को लेकर ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी धुआं उड़ा रखा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ट्रंप को कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान में ऐतिहासिक ब्लंडर किया है, यह इतिहास में दर्ज हो चुका है। ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब फॉरेन पॉलिसी बनाई है। मतलब अमेरिका में ही कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया। वैसे अमेरिकी संसद में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जो प्रस्ताव पास हुआ, उस प्रस्ताव से ट्रंप की शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ट्रंप को अमेरिकी संसद से तगड़ा मैसेज मिल गया है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी संसद ने कम से कम 10 बार ईरान के खिलाफ ट्रंप का युद्ध रोकने की कोशिश की। हर बार ट्रंप बच निकलते थे, लेकिन इस बार ट्रंप का ढोल जो है वो फट गया। अब ट्रंप बहुत अलबलाए हुए, एकदम गुस्से में। उनका हाल वैसा ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गुस्से से तिलमिलाए ट्रंप अमेरिकी संसद को ही सुनाने पर आ गए। ट्रंप ने कह दिया कि वॉर पावर्स एक्ट पर वोटिंग के लिए गलत समय चुना गया। अपने ही 4 सांसद डेमोक्रेट्स के साथ चले गए। अमेरिकी संसद ने काम को और मुश्किल बना दिया। यह सब कुछ लिखकर ट्रंप ने अपनी भड़ास निकाली। इसी के साथ ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को घुटनों पर ला दिया है। ईरान हार मानने को तैयार है, लेकिन अमेरिकी संसद ने बहुत गलत समय पर वॉर पावर्स एक्ट पर वोटिंग का फैसला किया। इससे दुनिया भर में यह संदेश गया कि अमेरिका को ही अपने राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई पसंद नहीं आई। यहां तक कि 4 रिपब्लिकन लूजर्स ने वोटिंग में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ट्रंप ने अपने उन सांसदों को लूजर्स नाम दिया जो पार्टी लाइन के खिलाफ गए। जैसे यहां संजय राउत गाली देते हैं, वैसे वहां ट्रंप गाली दे रहे हैं। लेकिन यहां संजय राउत के सांसदों को पसंद नहीं आया जो शिवसेना में हो रहा है। टीएमसी के सांसदों को पसंद नहीं आया जो ममता कर रही थी। वहां ट्रंप के सांसदों को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा हम अलग जा रहे हैं, अलग वोट करेंगे। ट्रंप का कहना है कि ऐसा करके अमेरिकी संसद ने दुश्मनों की मदद की है। हालांकि अंत में यह भी दावा किया कि भले ही सीनेट ने काम मुश्किल कर दिया हो, लेकिन ट्रंप इस काम को पूरा करके ही मानेंगे,
यानी वॉर पावर पर ब्रेक लग जाए या फिर अपने ही सांसद क्यों ना खिलाफ हो जाए। भाई ट्रंप जिद कैसे छोड़ देंगे? उनको तो बेइज्जती महसूस हो रही है ना। भले दूसरे को लूजर कहना पड़े तो कह दें, पर दुनिया देख रही है कि असली लूजर डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप इतना गुस्से में इसलिए भी हैं क्योंकि इधर अमेरिका में ट्रंप की रगड़ाई हो रही है, उधर ईरान ने नाक में दम कर रखा है। क्योंकि ईरान घूम घूम कर दुनिया में कह रहा है कि अमेरिका के साथ उसकी जो डील हुई है वो डील अमेरिका की हार है। दुनिया देख रही है कि ट्रंप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ईरान कुछ और ही कह रहा है। जैसे आप देखें कि ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम की जांच से मना किया तो वो बातचीत रद्द कर देंगे। ईरान कह रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम की जांच तभी होने देगा जब अंतिम समझौता हो जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज सबके लिए खुल गया है, ऑयल सप्लाई शुरू हो गई, कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है, ईरान ओमान मिलकर हॉर्मुज रूट की निगरानी करेंगे और मिलकर टोल पर बात करेंगे। यानी ईरान बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा ट्रंप का। और इन्हीं वजहों से अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईरान अमेरिका की बातचीत फाइनल हो पाएगी भी या नहीं। ईरान ने तो आफत कर रखी है। ट्रंप धमका रहे हैं कि किसी के बहकावे में मत आना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सुनिए वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। If Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week. But they're going to be okay, I think. They're going to do what they have to do because we want to have it done. देखिए, कुल मिलाकर कहानी यही है कि ट्रंप से एक ईरान नहीं संभल रहा। इधर जिस तरह से पीएम मोदी लगातार भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है उनके दुश्मन नहीं है? यहां लोग सरेंडर करने की बात कर दें, नैरेटिव फैला दें, पब्लिक उसको थोड़ी ही मान रही है, वो तो चुनावी नतीजों में दिखता है। और जो लोग भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उनको आग लगी हुई है। वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुर्सी से हटे, और नरेंद्र मोदी को ऐसे कट्टर दुश्मनों को बैठाकर डील भी करनी पड़ रही है। और उनकी जो प्लानिंग चलती है जिससे वो दुनिया भर में सरकारें गिराते रहे, उसके खिलाफ भी भारत को मजबूती से तैयार करना पड़ रहा है। और इस तैयारी से इकोसिस्टम हिला हुआ है बॉस, क्योंकि भारत मजबूत होगा तो ये इकोसिस्टम कमजोर होगा। और इसलिए ये नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के पैंतरों में जो लगा रहता है, नरेंद्र मोदी ने उस पैंतरे की कमर तोड़कर रख दी। पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला किया जिससे देश में अर्बन नक्सलियों की टोली को तगड़ा झटका लगेगा। पीएम मोदी ने देश के एनजीओज को मिलने वाली फॉरेन फंडिंग से जुड़े नियम इतने टाइट कर दिए हैं कि कुछ लोग एकदम बिलबिला रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन नियमों का जिक्र है जिसका पालन करने के बाद ही एनजीओ को विदेश से पैसा आ सकता है, फंड मिल सकता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एनजीओज को यह बताना होगा कि उन्हें किस पर्टिकुलर काम के लिए फंड चाहिए और यह पैसा खर्च कहां होगा। यह भी बताना होगा कि एनजीओ का कामकाज किस राज्य में, किस एरिया में चल रहा है। इसके साथ ही एनजीओ को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट और पब्लिकेशन के बारे में बताना होगा। हर एनजीओ को विदेश से फंड लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। सरकार से परमिशन लेनी होगी, सो अलग। सरकार की तरफ से 105 एक्टिविटीज तय कर दी गई हैं जिसके तहत ही आप विदेशी डोनेशन ले सकते हैं। जिन एनजीओ के पास पहले से ही एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस है, उन्हें सरकार के साथ अपनी डिटेल 1 साल के अंदर साझा करनी होगी। इस तरह के कई और नियम सरकार की तरफ से तय किए गए जिनका पालन करने पर देश में चल रहे एनजीओ को डोनेशन के रूप में फॉरेन से फंड मिल सकता है, विदेशी पैसा आ सकता है। गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स में जो संशोधन किए उसमें साफ साफ लिख दिया कि कोई भी गतिविधि जो धर्मांतरण से जुड़ी है उसके लिए फंड्स लेने पर सीधे रोक होगी। आप समझ रहे हैं कहां कहां लोगों को तकलीफ हो रही होगी। गृह मंत्रालय ने जो नए नियम बनाए हैं उसमें धार्मिक गतिविधियों की पूरी सूची जारी कर दी है जिसमें कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ना ही धार्मिक गतिविधियों की आड़ में कोई धर्मांतरण को बढ़ावा दे पाए, प्रतिबंधित रहेंगी। उसका मन है धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन मेरे धर्म में आओगे तो फलाना पैसा मिलेगा, फलाना आर्थिक मदद में, ये नहीं चलेगा बॉस कि विदेश से पैसा लाए यहां धर्मांतरण हो गया। एकदम मामला टाइट। और इन नियमों को इसलिए लाया गया है कि क्योंकि जो विदेशी पैसा भारत में आ रहा है उसका हिसाब किताब रहे, फॉरेन फंडिंग की आड़ में देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा को चोट ना पहुंचे। नए नियमों से उस डीप स्टेट को भी झटका लगेगा जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया भर की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश में लगा रहता है। इधर पीएम मोदी नए रूल लाए, उधर इन नियमों का विरोध चल रहा है क्योंकि मार्च में मोदी सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को लोकसभा में पेश कर चुकी है।
इसके बाद से ही अलग अलग धार्मिक संस्थाएं, चर्च से जुड़े कुछ संगठन, सिविल सोसाइटी से जुड़े कुछ संगठन, इंडी गठबंधन, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी मार्च में क्या बोले थे, आप सुनिए एक बार। चलिए, वो बाइट अभी है नहीं, आगे सुना दूंगा। एनजीओ की विदेशी फंडिंग से जुड़े बिल पर कांग्रेस लगातार हल्ला मचा रही है, लेकिन आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कैसे भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बिना चेक एंड बैलेंसेस के विदेशी फंडिंग आने पर खतरे की घंटी बजाई थी। भाई, जून 2014 मोदी सरकार आने से ठीक पहले बॉस, ऑलमोस्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने विदेशी फंडेड एनजीओ से जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि विदेशी फंडेड एनजीओ जैसे ग्रीन पीस, एमनेस्टी, एक्शन एड विकास परियोजनाओं को रोक रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये एनजीओ परमाणु प्लांट, कोयला, बिजली खनन, डैम और पूर्वोत्तर के ऑयल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार इनकी वजह से भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2 से 3% कम हो रहा है। ये एनजीओ पश्चिमी देशों की विदेश नीति के हिसाब से भारत के विकास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट पीएमओ, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी बड़े अधिकारियों को भेजी गई थी। अब ये ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आते रिपोर्ट बन गई होगी। इस रिपोर्ट पर काम हुआ होगा, जो कि यूपीए की सरकार में हुआ होगा। तब भी कहा गया, आप सोचिए कि विदेश के हिसाब से इन प्रोजेक्ट्स को, जो भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको विदेश से फंडिंग लेकर रोका जा रहा है। ये इस रिपोर्ट में था। और इस रिपोर्ट के ठीक बाद भारत में मोदी सरकार आई। पीएम मोदी अब वही कर रहे हैं जो देश हित में है, जरूरी है। आप यह भी देखिए कि जो कांग्रेस आज एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर रोक को लेकर हल्ला मचा रही है, वही कांग्रेस खुद मान चुकी है कि एनजीओ की फंडिंग को रेगुलराइज करना चाहिए, और इसलिए वक्त वक्त पर कांग्रेस ने इससे जुड़े नियम टाइट किए। भाई, साल 1976 में इंदिरा गांधी पहली बार एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लेकर आई थी। इसका मकसद यह था कि विदेशी फंडिंग से राजनीतिक दखल न दिया जा सके। फिर साल 2010 में मनमोहन सरकार में पुराने एफसीआरए कानून को पूरी तरह बदलकर नया कानून लाया गया। साल 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार भी ऐसे एनजीओ से परेशान हो गई थी। तब मनमोहन सिंह को तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे एनजीओ पर एक्शन लेना पड़ा था। इसमें विदेशी कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ था। और अब 16 साल बाद पीएम मोदी तब एफसीआरए से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए बिल लाए। जब नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। भाई, आप भी तो यही कह रहे थे कि यही सब चल रहा है, विदेश से पैसा लेकर जो है वो प्रायोजित तरीके से भारत की तरक्की को रोका जा रहा है। आप उस तरह से टाइट नहीं कर पाए, मोदी भिड़ रहे हैं कि जिसको हल्ला करना करे, हम तो टाइट करेंगे मामला। पीएम मोदी ने एनजीओ की विदेशी फंडिंग से जुड़े नियम जारी कर अमेरिका को हिला दिया, क्योंकि इन नियमों के आने से पहले ही अमेरिका में इसके खिलाफ लॉबिंग चल रही थी। अमेरिका में डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन दोनों के नेता भारत के एफसीआरए से जुड़े नियमों का विरोध कर रहे हैं। जैसे रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स रिश ने एफसीआरए से जुड़े नियमों के बदलाव को गंभीर चिंता वाला बताया। भाई, तुमको क्या आग लग रही है? तुम अमेरिका में करो विकास, तुमको आग लगी है कि यहां एनजीओ को कैसे पैसा आएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद भी इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे भारत अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ सकता है। काहे? अमेरिका को आग लगी है कि ना हम तो भारत के एनजीओ को पैसा देंगे ही देंगे। क्यों? रिपब्लिकन सेनेटर क्रिस स्मिथ ने इसे भारतीय ईसाइयों की संपत्ति छीनने वाला कानून बताया। क्यों? तुम पैसा नहीं दोगे तो भारत में ईसाई जो हैं वो तरक्की नहीं कर पाएंगे, इस भ्रम में न रहना। तो इनको आग लगी है कि नरेंद्र मोदी ने जो लूप होल्स थे ना, उनको टाइट कर दिया है। अब सरकार गिराएंगे कैसे, प्रोजेक्ट रोकेंगे कैसे? क्योंकि हो हल्ला करने वाला भी तो मांगता है ना, आएगा नहीं तो कैसे? उधर आपको याद है ना, कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई है। कहां से क्या आता था पैसा सबको पता है। वैसे ही इधर भी जितने लोग पत्थर भारत की तरक्की पे चलाना चाहते हैं, उनकी फंडिंग रुक जाएगी। तो लगी है आग। खैर, पाठशाला में अगले अध्याय का वक्त। बिहार में नया बवाल, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर और अनिरुद्धाचार्य की एंट्री से क्या गजब हुआ। एफआईआर दर्ज, पुलिस वालों पर एक्शन, लेकिन भरत तिवारी केस पर महापंचायत में क्या फैसला हुआ। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच प्रभु श्रीराम पर ऐसा भयानक बयान कि बवाल कट गया। अब इसका अध्याय। बिहार के भरत तिवारी केस में एफआईआर हो चुकी है, पुलिस वालों पर एक्शन हो चुका है, लेकिन मामला रुका नहीं अभी। इस मामले को लेकर बवाल और बढ़ गया है। बिहार में जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं। आज बड़ी महापंचायत हुई। भरत तिवारी के समर्थन में देश के हर कोने से आवाज उठने लगी है, और अब तो इस मामले में बिना किसी लाग लपेट के सनातन की बात करने वाले और हिंदू राष्ट्र की का संकल्प लेकर चल रहे बागेश्वर बाबा और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की एंट्री हो गई। बागेश्वर बाबा ने भरत तिवारी को हिंदुओं और सनातनियों के लिए लड़ने वाला बताया।
अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि सिस्टम नहीं सुनेगा तो किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन शरण में आए हुए को मारना महापाप है। यानी बिहार की सरकार के लिए इस वक्त भरत तिवारी का मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। आज आपको बताऊंगा कि भरत तिवारी के केस में कैसे बवाल और बढ़ गया है, महापंचायत में क्या फैसला हुआ। उधर बिहार में भरत तिवारी के केस को लेकर हंगामा है, इधर यूपी में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर छिड़ी महाभारत में कौन सा नया अध्याय खुल गया है, प्रभु श्री राम पे कौन सा भयानक बयान आ गया है, सब दिखाऊं, लेकिन पहले एक झलक देखिए। हमारा मांग बा फांसी होके के चाहिए। फांसी होकर के चाहिए। जितने वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इनकाउंटर किया है, अगर उसको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाएगा तो हमारे रक्त में खोट होगा, हमारा रक्त भी पानी कहलाएगा। बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई। तो बिहार पुलिस ने एक निहत्थे इंसान को पकड़ के उसके ऊपर फायरिंग करी है और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भरत तिवारी के मामले में आज जो महापंचायत हुई उसमें बड़ी संख्या में लोग भोजपुर में उनके गांव पहुंचे। बिहार से के साथ ही देश के दूसरे राज्यों से भी लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। सबने एक सुर में एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई। यही लग रहा था, धिक्कार है ऐसे सोच वाले नेताओं को। वाह भाई, आपके हक की लड़ाई लड़ा है, उसको भूलिएगा मत। और यह जो क्रांति आज दिख रहा है, जब तक जितने वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इनकाउंटर किया है, अगर उसको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाएगा तो हमारे रक्त में खोट होगा, हमारा रक्त भी पानी कहलाएगा। इस चिंगारी को आगाज की तरह नहीं, अंजाम की तरफ लेकर के जाना होगा, तभी भारत भूषण तिवारी को न्याय मिलेगा। महापंचायत में शामिल लोगों ने भरत तिवारी को शहीद बताया और उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलने पर बड़ा आंदोलन छिड़ने की भी धमकी दी। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में कैसे बागेश्वर बाबा से लेकर अनिरुद्धाचार्य की एंट्री से मामला और गर्मा गया। आज महापंचायत का आयोजन किया गया है और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और देखिए ये जो बाहर में बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है उस पर लिखा है श्रद्धांजलि सह महापंचायत स्वर्गीय भरत तिवारी अमर रहे। ये कुंडवा शिव मंदिर है जहाँ पर देखिए किस तरह से ग्राउंड में जो न सिर्फ आरा बल्कि बक्सर और कई जिले के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर इनका यह मांग है कि जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक भरत तिवारी की हत्या की है, इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। महापंचायत में पहुंचे सभी लोगों ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को हत्या बताया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आप भी महापंचायत में पहुंची पब्लिक को सुनिए एक बार। सरकार का ही कहना है कि एनकाउंटर है। यहाँ पर जितना सारा पब्लिक है, आप पब्लिक से पूछ लीजिए एनकाउंटर है या हत्या है। हत्या है। परसेंटेज आपको मिलेगी कि हत्या हुई है, एनकाउंटर है ही नहीं। ये एनकाउंटर के श्रेणी में नहीं आता है कि पिस्टल उनके द्वारा फेंक दिया जाए और उनको हत्या हो जाए। हम उनको एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों पर सजा दिलाने से नहीं होगा, जो ऊपर से डीजीपी तक आदेश आया है, विधानसभा मेंबर जो आदेश दिया है गृह मंत्रालय का, उसके ऊपर कार्रवाई करना हम लोग का लक्ष्य होगा। देखिए जिस तरह भरत एनकाउंटर केस को लेकर बवाल बढ़ रहा है, बिहार सरकार एक्शन मोड में आती तो दिख रही है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि उतना काफी नहीं है। आप देखिए जो पुलिस कुछ दिन पहले तक अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही थी, उसी मामले में हालात अब ऐसे बन गए कि उसके लिए सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक्शन के लिए खुद निर्देश जारी करना पड़ा। पब्लिक के प्रेशर का असर यह हुआ कि भरत तिवारी की मां की शिकायत पर एनकाउंटर के 7 दिन बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। इसमें केस से जुड़े एसडीपीओ, एसएचओ और दूसरे पुलिसकर्मी शामिल हैं। जांच प्रभावित न हो इसके लिए केस से जुड़े एसडीपीओ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। बिहार के डीजीपी भी इस मामले में पुलिस की लापरवाही को मान चुके हैं। पुलिस जांच पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बिहार के सीएम ने मामले की न्यायिक जांच करवाने का भी ऐलान कर दिया।
लेकिन सवाल यह है बॉस कि अगर पब्लिक सड़क पर ना आती, अगर हमारे जैसे पत्रकार, हमारा चैनल इस मुद्दे को इस गंभीरता से ना उठाता, तो पुलिस ने तो कह दिया था कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, सब नॉर्मल है। मुख्यमंत्री को बता दिया था कि मानसिक रूप से बीमार था। यह सिस्टम चलेगा क्या देश के अंदर? हालांकि भरत तिवारी की मां ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि आरोपी पुलिसकर्मियों को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारा मांग बा फांसी होके के चाहिए। फांसी होके के चाहिए। जे जे ओमे माने शामिल रहे, जेकर शामिल बा, जे मरले बा ओकरा फांसी होके चाहिए। हमारा ये मांग बा मोदी जी से, हमरा के जे मरले बा ओकरा, जेकर हाथ बा ओकर फांसी होके चाहिए। यानी सबको उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जो है वो न्याय दिलाएंगे। लेकिन इस मामले में अब बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी के घर जाने का भरोसा दिया है। उनका कहना है कि हिंदुओं और सनातनियों के लिए लड़ने वाले भरत तिवारी पर सरेंडर करने के बाद गोली चलाई गई और उन्होंने पुलिस के एक्शन को सनातनी परंपरा के खिलाफ बताया, जिसमें शरण में आने वाले की रक्षा की जाती है। सुनिए बागेश्वर बाबा को। बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई। ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। सिर्फ बागेश्वर बाबा की बात नहीं है बॉस। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने भी भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब सिस्टम नहीं सुनता तो भरत तिवारी जैसे लोगों को खड़ा होना ही पड़ता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्या कहा है वो भी सुनिए एक बार। अब सरकारें काम तो करती नहीं है। उस लड़के ने काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया तो उसने बंदूक उठा ली और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति, आप में से, हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। फिर ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है। ऐसे में जनता तुम्हें पापी राजा कहेगी। यानी बिहार की सरकार और प्रशासन चौतरफा घिरे हुए हैं और ठीके घिरे हुए हैं। सवाल नहीं पूछा जाएगा कि किसी को मार दीजिएगा। तो बिहार में भरत तिवारी के केस में बवाल मचा है तो यूपी में राम मंदिर को लेकर हंगामा मचा है। अब तक चढ़ावा चोरी कांड को घेर रहा को लेकर नरेंद्र मोदी और योगी को घेर रहा जो सिस्टम है वो धीरे धीरे अब प्रभु श्री राम पर सवाल उठाने लगा है। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया। तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? भाषा देख रहे हैं। प्रभु श्री राम के लिए कह रहे हैं कि वो क्या रक्षा कर सकता है। भाई प्रभु क्या कर सकते हैं वो दिख रहा है। तुमको भी लोगों ने चुना है, आपने क्या कर दिया? कितनों का भला कर दिया? कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी। पहले अपना हिसाब किताब देख लो, प्रभु का देख लेंगे। पाठशाला में अगला अध्याय जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं, 2 बार और की गई थी मंगेतर को मारने की कोशिश। पुणे मर्डर केस में शॉकिंग खुलासा और शॉकिंग तस्वीरें आ गई। 17 करोड़ का महल और चार्टर्ड प्लेन कातिल सिया के लिए केतन ने जो किया, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। कहीं ट्रेन में चाकू मार दे रहा है कोई, कहीं शराब पिलाकर 8 का कत्ल। ऐसी खबरें जो डरा दे रही हैं। अब जरा इनका अध्याय देखिए। पुणे मर्डर केस से पूरा देश हैरान है। एक लड़की जिसकी कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी, उसने अपने ही मंगेतर की हत्या कर दी। और किस मंगेतर की कर दी? जो भाई जान न्योछावर कर रहा था उस पर। पुणे की सिया गोयल और उसके मंगेतर केतन अग्रवाल की कहानी में अब नया खुलासा हुआ है। साजिश के नए नए तार अब जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। केतन अग्रवाल जो सिया के लिए
एक तरीके से एकदम दीवाना था, जो सिया का बर्थडे मंथ मना रहा था। सोचिए, अभी शादी नहीं हुई थी, इतनी मोहब्बत हो गई इसको सिया से कि ये बर्थडे का पूरा महीना मना रहा था, इतना प्यार कर रहा था। सिया को सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहा था, उसी को मार दिया। सिया ने अपने ऐसे मंगेतर केतन को ऐसा सरप्राइज दिया कि केतन की जिंदगी आखिरी सरप्राइज साबित हुई। सिया और केतन की इस कहानी में एक कैरेक्टर और है, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी, जिसके साथ मिलकर सिया ने पूरी प्लानिंग की थी। केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया और चेतन ने कई बार कोशिश की थी, अब खुलासा हो रहा है। आप देखिए कि जैसे अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। सिया ने 3 बार केतन को मारने की कोशिश की थी, अब यह खुलासा हो रहा है। बार बार केतन से लोहगढ़ चलने के लिए कहती थी। सिया ने केतन का पासपोर्ट भी गायब कर दिया था। सिया ने बॉयफ्रेंड से 238 घंटे बात करके पूरी प्लानिंग की थी। लोहगढ़ किले में चेतन साय की तरह सिया के साथ घूम रहा था। बॉस, सिया को केतन से शादी नहीं करनी थी तो मना कर सकती थी ना। गिफ्ट ले रही हो, बर्थडे मना रही हो, बर्थडे मंथ चल रहा है, वो बेचारा अपना कलेजा निकाल के दे रहा है, तुम उसी को मार दी। मना करने के बजाय केतन को रास्ते से हटा दिया। आज आपको सिया और उसके बॉयफ्रेंड की साजिश का हर एंगल दिखाऊंगा। जहां से सिया ने केतन को खाई में धक्का दिया, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस साइको किलर की जिसने 4 महीने में 8 लोगों को मार डाला, वो भी शराब में जहर मिलाकर। उधर मुंबई में लोकल ट्रेन में मर्डर करने वाले सिरफिरे कातिल की तस्वीरें देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। सिया ने केतन को यहाँ बुलाया, उसका दोस्त चेतन चौधरी है, वो भी था। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। देखिए, आरोप ये लग रहे हैं कि जब से सिया और केतन अग्रवाल की शादी तय हुई थी, तब से सिया खुश नहीं थी। वो केतन से शादी करना ही नहीं चाहती थी। सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के संपर्क में थी और लगातार प्लानिंग कर रही थी कि कैसे केतन को मारा जाए। 18 जून को केतन की हत्या हुई, लेकिन सिया ने उससे पहले भी केतन को मारने की कोशिश की थी। अब यह खबर आ रही है, पहली कोशिश 31 मई को की गई थी, लेकिन सिया सफल नहीं हो पाई। दूसरी कोशिश 14 जून को की गई। केतन को खाई में धक्का दिया गया था, लेकिन केतन झाड़ी पकड़ के बच गया। तीसरी कोशिश 18 जून को की गई थी। इस बार केतन की मौत हो गई। यानी आप ये कहें कि भाई अचानक कुछ हो गया, नहीं भाई, ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है कि एक बार नहीं मार पाए, दूसरी बार नहीं मार पाए, तब तीसरी बार में जाके मार दिया। और केतन जो है वो इतना प्यार में खोया था कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये मारने का प्रयास चल रहा है। खास बात यह है कि सिया ने लोहगढ़ किले पर ही केतन को मारने की कोशिश की थी। 14 जून को जब सिया ने केतन को धक्का दिया था तो केतन झाड़ी पकड़ के बच गया था। केतन ने सिया से पूछा कि धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा कि सांप दिख गया था तो तुमको सांप से बचाने के लिए धक्का दी। भाई ने उस पर भी विश्वास कर लिया कि वाह, देखो मुझे बचाने के लिए की। सिया गोयल केतन को मारने की प्लानिंग कर रही थी और केतन अपनी मंगेतर सिया के लिए एकदम दीवाना हुआ जा रहा था। सिया के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए केतन ने तगड़ी प्लानिंग की थी। पूरे 1 महीने बर्थडे सेलिब्रेशन करने की बात केतन ने की थी। आप तस्वीरें देखिए बॉस, सिया को सरप्राइज देने के लिए केतन ने पूरी कार फूलों से सजा दी थी, क्योंकि सिया को फूल पसंद थे। सिया के जन्मदिन को केतन ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए केतन ने बर्थडे मंथ का सेलिब्रेशन शुरू किया कि ना तुम्हारे लिए हर पूरा महीना बर्थडे मनाएंगे। हर दिन कोई ना कोई इवेंट कर रहा था, पार्टी दे रहा था, सरप्राइज सिया के लिए प्लान करता था। सोचिए कितना कट्टर दिल रहा होगा सिया का कि सब देख के भी मार दी। सिया के साथ शादी के लिए केतन ने राजस्थान में 17 करोड़ रुपए में एक महल बुक किया था और मेहमानों के लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम कर रखा था। केतन के हर गिफ्ट, हर सरप्राइज पर सिया खुश भी होती थी। यह दिखाती थी कि केतन से कितना प्यार करती है, लेकिन अंदर ही अंदर सिया केतन को मारने की प्लानिंग कर रही थी। पुणे के लोहगढ़ किले में सिया ने आखिरकार केतन की हत्या कर दी। केतन की हत्या के लिए सिया ने लोहगढ़ किले को चुना था और इसलिए वो बार बार केतन से लोहगढ़ चलने के लिए कहती थी। इसलिए केतन के परिवार को सिया का बिहेवियर अजीब लग रहा था। परिवार के मुताबिक सिया बात बात पर केतन से बहस भी करती थी,
बार बार लोहगढ़ चलने के लिए प्रेशर डालती थी। सिया ने 17 जून को केतन को फोन किया था और जन्मदिन के बहाने लोहगढ़ चलने के लिए कहा था। केतन की मां ने लोहगढ़ जाने का विरोध किया, लेकिन सिया तो लोहगढ़ जाने के लिए अड़ गई। 18 जून को सुबह केतन कार लेकर घर से निकल गया। पुणे मुंबई हाईवे पर किवले ब्रिज पर सिया से मिला। उसके बाद दोनों लोहगढ़ किले के लिए रवाना हुए। यानी केतन अपने परिवार के खिलाफ भी चला गया सिया के लिए। घटना के बाद केतन का परिवार लोहगढ़ किले गया। वहां जाकर केतन के परिवार को शक हुआ कि यहां से कोई इतनी आसानी से गिर नहीं सकता बॉस। उसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। जहां से सिया ने केतन को धक्का दिया था वहां सामान्य तौर पर कोई जाता ही नहीं था। एकदम सुनसान स्पॉट सिया ने वारदात के लिए चुना था। देखिए वो ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं वो जगह जो सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने चुना और केतन का कत्ल किया। सिया ने केतन को यहाँ बुलाया और इसी समय उसका दोस्त जो चेतन चौधरी है वो भी था। अब देखिए ये जो पॉइंट है कितना डेंजरस है। ये वाला पॉइंट है यहाँ से नीचे तो ये कितना गहरा होगा अंदाजा? करीबन 500-600 फीट होगा। 6 फीट है, मतलब कुछ जाएगा तो फिर बचना मुश्किल है। नो चांस ना। सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को जो उसका फियांसे था उसको इस जगह पे लेके आई। फोर्ट में काफ़ी घूमने लायक जगह है, लेकिन उस जगह पे नहीं बल्कि इस जगह पे जहाँ पे मौजूद हूँ। काफ़ी खतरनाक जगह है, एकदम टिप पर। यहाँ से उसको धक्का देती है, क्योंकि धक्का देने का कोई कोशिश भी नहीं करेगा। आप हल्का से किसी को पुश करेंगे, पुश करने के आते वो डिसबैलेंस होकर आदमी सीधे 600 फीट खाई में गिरेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे मर्डर प्लान को किस तरह से प्लान किया गया। पूरे प्लानिंग के तहत अब पुलिस इस एंगल में भी जाँच कर रही है कि क्या इस जगह की प्रॉपर रेकी की गई थी। सिया ने केतन को मारने की जो प्लानिंग की थी उसमें एक और कैरेक्टर है जो सिया का बॉयफ्रेंड है और इस पूरी साजिश में कदम कदम पर सिया के साथ है। चेतन के साथ मिलकर ही सिया ने घटना को अंजाम दिया। चेतन चौधरी और सिया की जान पहचान काफी पुरानी थी और केतन से रिश्ता होने के बाद भी सिया अपने बॉयफ्रेंड से लगातार बात करती थी। पुलिस ने केतन की हत्या की जांच शुरू की और लोहगढ़ के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो पुलिस को एक ऐसा शख्स दिखा जो 33 डिग्री की गर्मी में हुडी पहन के घूम रहा था। यही था चेतन चौधरी। देखिए हुडी पहन के घूम रहा है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर में केतन और सिया भी दिख रहे हैं। इसी के बाद पुलिस की रडार पर चेतन आ गया कि कौन आदमी है भाई इतनी गर्मी में हुडी पहन के घूम रहा है। पुलिस ने चेतन और सिया के कॉल डिटेल चेक करने शुरू किए। दोनों ने 1 जनवरी से जून तक 2004 बार एक दूसरे को फोन किया। दोनों ने 6 महीनों में 238 घंटे आपस में बात की। 16 और 17 जून को दोनों ने साजिश की प्लानिंग की और इसके बाद चेतन पहले ही लोहगढ़ किले पहुंच गया। जांच में पता चला कि चेतन के फोन का इंटरनेट बंद था। 18 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक इंटरनेट बंद रहा। लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए चेतन अपना फोन नहीं ले गया। चेतन ने मोबाइल फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया और एक कर्मचारी का फोन लेकर लोहगढ़ गया, लेकिन लोहगढ़ के सीसीटीवी कैमरों में चेतन कैद हो गया। केतन की हत्या में सिया के साथ चेतन बराबर का भागीदार है। दोनों ने प्लानिंग खूब की लेकिन मात खा गए। लोहगढ़ किले की गर्मी और धूप में हुडी पहनकर घूमने से चेतन पकड़ा गया। सिया और केतन के ठीक पीछे पीछे चेतन भी चल रहा था और सिया के साथ साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो ये हालात थे। कोई भी इस कहानी को सुन रहा है ना, उसको सबसे बड़ा दुख ये लग रहा है कि भाई मना कर देते। वो बेचारा प्यार लुटा रहा है, पैसा लुटा रहा है, मां बाप के खिलाफ जा रहा है, जो कह रही है वो कर रहा है और उसी को मार दिया।